सर सेक्रेटरी साहब ने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि प्रेजेंटर्स को प्लीज बता दीजिए कि 15-16 स्लाइड से ज्यादा लेक्चर में स्लाइड्स ना हो, और कोशिश करें कि वो हाफ एन आवर जो है वो इंस्ट्रक्शन के लिए मिले। सेक्रेटरी साहब ने कल खुद ट्रेनिंग अटेंड की थी सर, और उन्होंने स्पेसिफिकली हमें ये ड्यूटी लगाई बकायदा कि आप सब तक इंस्ट्रक्शन पहुंचा दें। बाकी सर आप जिस तरह भी अपने लेक्चर को डिलीवर करना चाहेंगे सर, आप यू आर ऑथराइज सर। थैंक यू। जी थैंक यू अमित साहब। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि बहुत सारा टाइम जो है मिल सके। हमीद साहब, इसमें दो इशू हुए हैं और मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बता दूं। ये जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ये एक अलग टॉपिक है, क्राइसिस मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है। एमपीडीडी में और नीपा में, नेशनल स्कूल ऑफ पॉलिसी में, जुडिशियल एकेडमी में, और जितने मैं नाम लेता जाऊंगा, इनके लिए 4.5 घंटे होते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो 1.5 घंटे के दो होते हैं, एक में केस स्टडी होती है और एक में क्राइसिस मैनेजमेंट की गुफ्तगू होती है, और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या रेजोल्यूशन अलग से होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि दो टॉपिक्स को एक किया गया है, दोनों को मिलाया गया है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना। बहरहाल फिर भी मैं पूरी ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आपने सबका पैगाम पहुंचा दिया। कोशिश करेंगे कि बहुत सारा वक्त मिल सके इंटरेक्शन के लिए। मैं बात कर रहा था कि बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि अभी हमीद साहब ने वो एक स्टार्ट था तो उन्होंने बता दी बात, तो हम आगे चलते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते। देखिए, जो हमारा कॉलेज होता है या हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वट एवर द इंस्टीट्यूशन इट इज़, या हमारा डीपी ऑफिस है, डायरेक्टरेट है, ये एक माइक्रोकॉस्म होता है सोसाइटी का। एक छोटा सा, जैसे कह लें छोटे पैमाने पर एक दुनिया होती है जहाँ पर मुख्तलिफ ख्यालात वाले लोग, मुख्तलिफ सोच वाले लोग, मुख्तलिफ तरह से अमल करने वाले लोग, मुख्तलिफ पस मंज़र वाले लोग काम कर रहे होते हैं। तो माशरती इख्तलाफ जो है ना, वो एक अपनी जगह खुद खुद बना लेता है। यू कैन नॉट स्टॉप पीपल कि वो दूसरे से इख्तलाफ ना करें। इसलिए फिर तनाज़ात यानी कन्फ्लिक्ट भी जन्म लेते हैं। जब कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ते हैं या सडन कोई ऐसी क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो क्राइसिस भी आ जाते हैं। तो इस सूरत हाल को सीखने और समझने की बड़ी ज़रूरत होती है कि दरअसल कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी तरबियत का अंदाज है, कौन सी स्किल है, कौन से टैक्टिक्स हैं जो हमें क्लासरूम में और अपने इंस्टीट्यूशन या अपने इदारे या अपने कॉलेज में हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम तनाज़ात से बच सकें, उससे मतलब हम अपने आप को सेफ कर सकें, बच्चों को तालीम भी दें और साथ साथ तनाव का शिकार भी ना हों। जो हमारी मुलाजमत है, जो हमारा घर है, जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है, वो भी मुतासर ना हो, बर्नआउट भी हमें ना हो। तो इस वजह से बहुत ज़रूरत होती है कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो तमाम प्रिंसिपल, तमाम असूल जो हैं या उसके जो पैराडाइम है, वो आपको और मुझे उसका पता हो। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सारा टॉपिक है या इसकी जो फॉर्मेशन है वो बनाई गई है। स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि कहा गया कि बहुत कम स्लाइड होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप दोनों टॉपिक्स को अलग अलग करें तो सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक वो 12-12 ही बनती है, लेकिन क्योंकि टॉपिक दो हैं इसलिए वो ज़्यादा हो गई। लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा वक्त मिल सके सवाल पूछने के लिए, बात करने के लिए। ऑल दो असातिज़ा जो सवाल पूछेंगे वो मुझ जैसा नालायक आदमी उसका जवाब नहीं दे सकता। आप सब लोग उस्ताद असातिज़ा हैं, टीचर ऑफ द टीचर्स हैं, मेरे भी टीचर्स हैं, आप सीनियर हैं आप लोग। तो मेरे लिए डेफिनेटली उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा जो आप लोग पूछेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक इल्म होगा, हिकमत होगी, दानाई होगी। बहरहाल फिर भी कोशिश करेंगे हम डायलॉग कर सकें। ये छोटी सी सीक्वेंस आपके सामने रखी है कि इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने चीज़ है वो है व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जी, अगर हम एटिमोलॉजी में जाएं तो इस वर्ड के बारे में कहा जाता है, लिखा जाता है कि ये टर्म ली गई है ग्रीक से, लैटिन जो लैंग्वेज थी वहां से ली गई है, और इसका जो मतलब है वो कन्फ्लिगेर, यानी जो वर्ड था कॉन्फ्लिगो या कॉन्फ्लीवेयर या कॉन्फ्लीगेर भी कहते हैं इसको। इसमें आप देखें दो लफ्जों का मजमुआ है। पहला है कॉन, CON, कॉन। कॉन का मतलब टूगेदर, इकट्ठा करना चीजों को। और फ्लिगेर का मतलब होता है टू स्ट्राइक, यानी इकट्ठा करके लड़ाना, जंग करवाना उनकी। कुछ लोग कहते हैं क्वर्ल है ये, कुछ लोग कहते हैं बैटल है ये, कुछ लोग कहते हैं स्ट्रक टुगेदर है ये, कुछ लोग कहते हैं फाइट है ये। कहा जाता है 15 जो 15
जो है कबल मसीह, वहां से इसका आगाज इस टर्म का आमतौर पर समझा जाता है, जो किताबों में लिखा है। एंड के ऊपर रेफरेंसेस में मैंने वो किताबों का हवाला भी दिया हुआ है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक आप टर्म पढ़ते होंगे, ये पहली दफा 1743 में इस्तेमाल की गई थी इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और फिर इसके ऊपर बहुत सारा वहां काम भी हुआ, जिसका यहाँ मौका नहीं कि हम बात करें। जो कन्फ्लिक्ट का मीनिंग है आमतौर पर, अगर आप डिक्शनरी उठाएंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो वो कहेगी स्ट्रक टुगेदर या फाइट या फॉट। इंसाइक्लोपीडिया उठाएंगे, वो कहेगा डिस्प्यूट, स्कैंडल, जंग, जैसे मैंने बात की कि वो एक तनाजे की, एक झगड़े की किस्म के तौर पे लिया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एक डिसएग्रीमेंट है बेसिकली, अगर इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करें। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट की जो टर्म है, ये मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती है, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में। वहाँ इसके जो मानी है वो बहुत महदूद हैं। जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कश्मकश लिया जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में या हिस्ट्री में इसका मतलब कुछ और तरह से लिया जाता है। वहाँ भी नजरियाती कश्मकश, बाज़ का नजरियाती जंग भी उसको कहते हैं। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का एक ऑपरेशनल मीनिंग है, ऑपरेशनल इसका काम जो है वो है। तो कन्फ्लिक्ट जो है एक डिसएग्रीमेंट है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच का, गुफ्तगू का, बात का, अंदाज का फर्क है बिटवीन, यानी दो लोग हों या अमंग इंडिविजुअल, दो से ज्यादा लोग हों, दैट कैन बी पोटेंशियली हार्मफुल टू एनी इंस्टीट्यूशन। अच्छा देखिए, वैसे तो कन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी चीज है अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए कि लोग अपना अपना ओपिनियन दे, अपनी अपनी बात करें। लेकिन अगर वो इदारे के लिए हार्मफुल हो जाए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए या कॉलेज के लिए या डायरेक्टरेट के लिए या डीपी ऑफिस के लिए, जो भी हमारे मुतलका दफ्तर हैं, तो उस वक्त कन्फ्लिक्ट का जो मीनिंग है वो नेगेटिव कोनोटेशन में चला जाता है। और यही बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम है कि जब इंस्टीट्यूशन हार्म में आता है तो कन्फ्लिक्ट बहुत नुकसानदेह हो जाती है। अगर आप विजन ऑफ कन्फ्लिक्ट पढ़ें, पेटिलियन जो था बहुत मशहूर फर्म, उसका नाम था एड्रियन पेटिलियन, उसकी किताब है 2006 में उसने लिखी थी। उस किताब के अंदर उसने जो कन्फ्लिक्ट का विजन दिया वो बड़ा अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। एक ओल्ड विजन है, एक न्यू विजन है। जो ओल्ड विजन था, पुराने दौर की जो गुफ्तगू की जाती थी, वो होती थी कि कन्फ्लिक्ट से या तनाजे से अवॉइड करना चाहिए। वो कहते थे कि ये मैनेजरियल एरर होता है, कहीं डिजाइन में, कहीं इंस्टीट्यूशन बनाने में, कहीं उसकी मेकिंग में, कहीं उसकी फार्मूलेशन में कहीं गलती है, और इससे इंस्टीट्यूशन डिवाइड हो जाता है और हम अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं ले सकते उससे। और फिर वो कहते थे कि जी मैनेजमेंट का काम है कि तनाज़े ख़त्म करे इदारे के अंदर से। और फिर वो कहते थे कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो डिपार्टमेंट है, कोई भी विंग जो है, वो अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं ले सकेगा। मगर जो लेटेस्ट विजन है इस सदी का, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि एक छोटा सा कॉस्मोपॉलिटन होता है हमारा कॉलेज या हमारा इदारा, तो उसमें क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तो उसमें नागजीर है कि कन्फ्लिक्ट या तनाज़े कोई ना कोई जन्म लें। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बाज़ का ऐसा होता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को यूज करने का, उसको परसीव करने का, उसको एवेल्युएट एंड असेस करने का, ह्यूमन रिसोर्स को समझने का अंदाज अपना अपना होता है। जो कन्फ्लिक्ट है या तनाज़ा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली डिफेम करता है, लेकिन हर जगह सेम डिग्री या सेम अंदाज में नहीं करता। बाज़ औक़ात इसके बहुत फायदे भी होते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ये बात ठीक है कि जितना कॉन्फ्लिक्ट कम होगा या रिड्यूस होगा, उतनी ही ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमारी होगी। कॉन्फ्लिक्ट टास्क किसे कहते हैं? एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिंग, यानी देखना यह है कि उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेरे इदारे को, मेरे इंस्टीट्यूशन को, मेरे कॉलेज को किस हद तक नुकसान हो रहा है। क्या मेरी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हो रही है? क्या उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इदारा सफर कर रहा है? क्या उसको जो बेनिफिट या बेनिफिशरी होना चाहिए सोसाइटी के लिए, क्या वो नहीं रहा? ये विजन है बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर। वैसे तो अगर आप टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट लिखेंगे तो आपको मैं सैकड़ों तो नहीं कहता, लेकिन डजन्स आपको मिलेंगी इसकी टाइप्स। लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी 4 टाइप्स होती हैं। वर्क प्लेस के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे आप और मैं एक इदारे में काम करते हैं, वो है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप।
अगर इंट्रापर्सनल की बात करूं तो जो हमारे मेरे और आपके अपने अंदर फर्दन फर्दन या एक फर्द के अंदर जो जात के अंदर कशमकश होती है, तनाजा होता है, झगड़ा होता है, फाइट होती है अपने आप से। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वैल्यूज को कहीं सेक्रीफाइस कर दूं, मैं अपनी मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, मैं समझूं मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है सोसाइटी या मेरा जो महकमा है, या मुझे कोई सोर्सेज ऐसे हों सोसाइटी के अंदर या मेरे घर के अंदर, या कोई मल्टीपल फैक्टर्स हों जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हों, मेरे को हेल्थ का इश्यू हो, या एक बहुत जबरदस्त है उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डिसोनेंस। ये बड़ी मजेदार थ्योरी है, ये लियोन फेस्टिंगर ने दी थी 1957 में। वो ये कहता है कि कोग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि टू और मोर, कोई दो या दो से ज्यादा कंफ्लिक्टिंग बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज और एक्शंस जब हो जाएं। मिसाल के तौर पर मैं ये बिलीव करता हूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी तंबाकूनोशी सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद मैं सिगरेट पीता हूं, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है मेरी। इसी तरह से आप एक टर्म पढ़ रहे होंगे नेगेटिव इनइक्विटी। ये इक्विटी थ्योरी होती है, बहुत मशहूर है, ये जॉन स्टेकी एडम ने दी थी, जॉन स्टेसी एडम भी उसको कहते हैं। ये जॉब मोटिवेशन थ्योरी है। ये जो नेगेटिव इनइक्विटी है वो ये होती है कि कुछ लोग ये फील करते हैं कि वो जहां जॉब करते हैं, जिस महकमे में जॉब करते हैं, अंडरपेड हैं। अच्छा, शायद ये मेरे और आपके सबके साथ ही होता होगा कि हम नेगेटिव इनइक्विटी के शिकार हैं। खैर मैं शिकार नहीं कहूंगा, किसी हद तक ये बात ठीक भी है, मगर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो जो काम कर रहे हैं वो ओवरपेड हैं, उसको इक्विटी थ्योरी कहा जाता है। तो इंट्रापर्सनल के अंदर हमें ये भी झगड़ा रहता है कि क्या मैं जहां जॉब कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो ग्रेड 17 की लेक्चरशिप छोड़कर वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर चले गए, या वो नायब तहसीलदार पे चले गए, मतलब और जॉब्स में, जिसकी बड़ी वजह जैसे मैंने कहा कि वो नेगेटिव। दूसरा होता है इन कॉन्फ्लिक्ट, जो दो या दो से ज्यादा लोगों के माबैन हो। इसमें कई एक वजूहात हो सकती हैं, कई एक जो है उसके उसके पहलू हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। काम का फर्क हो सकता है, टाइम का फर्क हो सकता है, सोच का फर्क हो सकता है। जैसे मिसाल मैंने दी कि दो स्टाफ मेंबर हैं हमारे कॉलेज के, वो इस बात पे लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों की प्रमोशन है। जैसे आप और मैं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें होगा कि मेरे नंबर ज्यादा अच्छे आ जाएं। दो स्टाफ मेंबर मनोवर करते हैं, कोई लार्ज स्केल है, कोई ऑनरेरियम मिलना है, या कोई और पर्सनल इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो जब एक फर्द का दूसरे से या एक से ज्यादा लोगों का आपस में तनाजा जन हो तो उसे हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फिर है इंट्रा ग्रुप, यानी एक ग्रुप है आप दोस्तों का, या आपका डिपार्टमेंट है, या आपने वैसे इनफॉर्मल ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ग्रुप के मेंबरों के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना। बास का जब ग्रुप बन रहा होता है उस वक्त ये पैदा होता है कि फलां को मेंबर होना चाहिए, फलां को नहीं। जैसे आपके और हमारे कॉलेजेस में टी क्लब बने हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो जब किसी नए मेंबर ने आना हो तो हर कॉलेज का मुख्तलिफ अंदाज है। कोई कहता है जी पर्चियां डाल लें, कोई कहता है नहीं जी सबसे पूछ लें, कोई कहता है नहीं जी फलां को नहीं आने देना। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कहते हैं इसको। इसी तरह से जब आप किसी ग्रुप के कोई गोल्स हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव कर रहे हो, तब भी ये प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, जाती फायदा आ जाते हैं। इंटर ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा ग्रुपों का आपस में। जैसे कि हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि जबान के हवाले से, रंग के हवाले से, इलाके के हवाले से, मजहब के हवाले से, फिरके के हवाले से, मतलब कई एक चीजें हो सकती हैं जो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट का बायस बनती हैं। तो चार बड़ी किस्में हैं उसकी। अगर आप कन्फ्लिक्ट प्रोसेस पे हैं, ये पहली स्लाइड है दरअसल, इसको थोड़ी सी समझने की और गौर करने की जरूरत है। कन्फ्लिक्ट प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, जो कन्फ्लिक्ट प्रोसेस है उसकी स्टेजेस जो है बेहतर में 5 होती हैं, मगर हर स्टेज के कुछ अपने दीगर पहलू भी होते हैं। मसलन पहली स्टेज होती है पोटेंशियल ऑपोजिशन या इनकम्पैटिबिलिटी। बाज़ औक़ात जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या जो ग्रुप होता है, या जो फर्द होता है, उसके यहाँ क्या होता है कि प्रोसेस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है।
हम अलाउ करते हैं कन्फ्लिक्ट को अराइज करने, यानी हम उसमें शामिल होते हैं, हम उससे इन टाइम या वक्त से पहले भांपते नहीं। हमारा क्या स्पेकुलेशन हमें वहां नहीं पहुंचाता कि ऐसा भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है हर जगह के ऊपर कि कहीं ना कहीं इस तरह का इशू हो सकता है। जो तीन बड़ी उसकी वजूहात होती हैं पोटेंशियल अपोजिशन या इनकम्पैटिबिलिटी की, पहली होती है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में आपने याद होगा आपको कि बचपन से आप एक शेर सुन रहे हैं कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। इसे हम सिमेंटिक कहते हैं, सिमेंटिक। ये कम्युनिकेशन का बैरियर है। अब कम्युनिकेशन का पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर, यानी कि आवाज सही नहीं आ रही। जैसे मैं इस वक्त इंटरनेट पे बैठ के आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, मे बी किसी तक मेरी आवाज सही ना जा रही हो, किसी तक मेरी पिक्चर सही ना जा रही हो, किसी तक मेरी प्रेजेंटेशन ठीक ना जा रही हो। तो ये एक तरह से फिजिकल नॉइज है जो कम्युनिकेशन खराब करती है, इसकी वजह से कंफ्लिक्ट पैदा होता है। फिर होता है फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, मसलन मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन स्किल में मसला हो, या सुनने में प्रॉब्लम हो, जो मेरी 5 सेंसेस हैं उनके यहाँ कोई इशू हो कि मैं बात को सही तौर पर अंडरस्टैंड ना कर सकता हूँ। तीसरा जो होता है मैंने कहा सिमेंटिक, कि हम कुछ और कह रहे हैं, अगला कुछ और समझ रहा है। और फोर्थ होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, कि नफ्सियाती तौर पर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और टेंशन, किसी और मसले में बात करें, अगला बंदा किसी और तरह से उसको समझ रहा होता है। तो ये पहला कंफ्लिक्ट का मसला है कम्युनिकेशन का, कि हम सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते या दूसरा हमसे सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो कंफ्लिक्ट की वजह बनता है। दूसरा है स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप आपने बनाया है, उसकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, उसकी साख्त में मसला है, उसके बनाने में प्रॉब्लम है। आपने वो सही टीम नहीं चुनी, सही लोग नहीं चुने, या जिनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ हमारे बनती नहीं है और उसको हमने उस ग्रुप में शामिल कर लिया। तीसरा है पर्सनल वेरिएबल्स। कोई अपने जाति में तो मसले होते हैं ना, जैसे कोई पर्सनल ग्रज रखता है किसी से, जेलसी रखता है किसी से, या लाइकिंग डिसलाइकिंग रखता है, तो पर्सनल वेरिएबल भी आ जाते हैं। तो ये सारी तीनों चीजें मौजूद होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हर वक्त तैयार होती हैं कंफ्लिक्ट पैदा हो। दूसरा है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। अब ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि कंफ्लिक्ट पैदा करना ही करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, क्योंकि आपके कॉग्निशन में, सोच में, थिंकिंग पैटर्न के अंदर, यानी आपके परसीव कर लिया आपने कि ऐसे ही होना है। जैसे कुछ लोगों के बारे में हमारी राय पक्की हो जाती है, या कुछ लोगों की हमारे बारे में राय पक्की हो जाती है। तो जब आप जहनी तौर पर फैसला कर लें तो भी ये प्रोसेस में आ जाता है और कंफ्लिक्ट होना लाजमी हो जाता है। नंबर 3 है इंटेंशंस। अभी मैंने जैसे कहा कि एक कॉस्मोपॉलिटन, एक एक छोटी सी, यानी कि मैंने बोला था माइक्रोकॉस्म है सोसाइटी की हमारा कॉलेज। तो उसमें हर बंदे की अपनी अपनी इंटेंशंस होती हैं, लोगों की अपनी अपने इमोशंस होते हैं, अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपनी अपनी डिसीजंस होते हैं, अपना अपना पस मंजर, बैकग्राउंड और नॉलेज होता है, अपनी अपनी ट्रेनिंग और तरबियत होती है, अपना अपना इल्म होता है। तो इंटेंशंस की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर 5 चीजें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले कंपीटिंग। इंटेंशन में जब सिर्फ आप अपने फायदे के लिए काम करेंगे और दूसरे को हराना चाहेंगे, उसके नुकसान के लिए काम करेंगे, उसको फायदा हो ना हो मुझे फायदा हो, इसे कंपीटिंग कहते हैं। कोलैबोरेटिंग है कि आप ऐसी एफर्ट करें जिसमें सबका फायदा हो। अवॉइडिंग ये है कि आप विथड्रॉ कर लें उस सिचुएशन से, दूर हट जाएं, चले जाएं, छोड़ दें उसको। इकोमोडेटिंग ये है कि दूसरों को मुतमिन करके आप काम करें, ऐसा काम करें जिसमें सारे मुतमिन हो जाएं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। और कंप्रोमाइजम ये है कि आप सबसे कहें ग्रुप में, या 2 लोग जिनके भी कंफ्लिक्ट हैं, कि वो थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करें, अपनी अपनी हिलें, थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट करें। तो ये 5 जो है ना मॉडल हो सकते हैं जो इंटेंशन को जिससे जाहिर होता है, पता चलता है। जो चौथी प्रोसेस में चीज है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट का पता चलता है, वो है बिहेवियर। अब बिहेवियर पर पहुंचकर चीजें बहुत एविडेंट हो जाती हैं, नजर आना शुरू, एपरेंट हो जाती हैं। यानी अगर हो सकता है
कि इनकम्पैटिबिलिटी का पता ना चले, पोटेंशियल अपोजिशन का इजहार ना हो, कॉग्निशन या पर्सनलाइजेशन की बातें सामने ना आए, इंटेंशन छुपी रहें। लेकिन जब किरदार के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बर्ताव आपका गलत हो जाए, एटीट्यूड आपका चेंज हो जाए, रवैया बदल जाए, तो साफ पता चल जाता है कि आप दूसरे के साथ या दूसरा आपके साथ जो है वो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में चले गए हैं। लास्ट वन इज आउटकम। आउटकम जो है कंफ्लिक्ट का, वो हमेशा दो सूरतों में निकलता है, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल। अब फंक्शनल आउटकम क्या है? फंक्शनल आउटकम है कि अगर तो कंफ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, और उसका मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उसका मतलब बेहतरी लाना है निजाम में, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की मिल रही है। जैसे आपकी और हमारी हेड्स की मीटिंग होती है, वहां पर आप जानते हैं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं, उसका मकसद होता है हमारे कॉलेज में दाखिला ज्यादा हो, रिजल्ट अच्छा है, क्लासेस। ये बहुत ही फंक्शनल आउटकम है कि अगर हम कंफ्लिक्ट में आए भी हैं, कोई बात की भी है प्रिंसिपल साहब से या वाइस प्रिंसिपल से या हेड से या डीन से या कुलीग से, तो वो कन्फ्लिक्ट इसलिए किया है कि फंक्शनल हो, पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, फायदामंद हो। नॉन फंक्शनल वो है जिसका वाहिद मकसद जो है वो दूसरे को तंग करना है, दूसरे को डिस्टर्ब करना है, नॉन कंस्ट्रक्टिव होना है, और पूरे के पूरे निजाम की खराबी करना है। दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल आउटकम, वो जो नेगेटिव है, किसी के फायदे में नहीं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। ये ऐसे तरीके हमें आइडेंटिफाई कराती है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को, तनाजे को, झगड़े को या आपस के एतराजात को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में, खुशगवार अंदाज में, मौसर अंदाज में हल करें। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस में लाने वाली चीज है जो कि हमें इतना सेंसिबल कर देती है कि हम फेयर एंड एफिशिएंट, यानी एक मौसर और सुलझे हुए पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में चीजों के हल की तरफ जा सकते हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट में बदलने का नाम है, ना को हाँ में बदलने का नाम है, नाराजी को सुलह में बदलने का नाम है। ऑन एनी गिवन डे यू मे हैव टू डील विद अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड अनदर इंडिविजुअल। फैमिली भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा है तो उसको खत्म करके एक कंड्यूसिव, पॉजिटिव और होपफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर आप कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की तरफ जाएं तो 5 बुनियादी स्टाइल हैं, जिनमें से 4 की बात मैं आपसे कर चुका हूं जब मैंने आपसे कोलैबोरेटिंग की बात की थी। आपको याद होगा कि कोलैबोरेटिंग जो सबके फायदे के लिए है। कंप्रोमाइज मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा कुर्बान करना पड़ता है, अपना हिस्सा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैं और आप जो लोग रहते हैं ज्वाइंट फैमिली में, तो कंप्रोमाइजिंग हमें रहना पड़ता है। अवॉइडेंस मैंने आपको बताया था कि विदड्रॉ कर लें सूरत हाल से। एकोमोडेशन भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि दूसरों को मुतमिन करना, अदर पार्टी का ख्याल रखना, उनकी डिजायर और नीड का। और असर्शन है कि डायरेक्टली एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद क्लियर रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। ये बहुत खूबसूरत टर्म है, असर्टिव होना। बहुत इसकी डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी। जब मैं डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 टू 2013, तो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स गुफ्तगू करते थे असर्टिव, तो बाहर ये मतलब समझ आता था कि सख्ती करना, अपने मौकफ को जो है ना वो जबरदस्ती लागू करना। मगर पिछले दिनों खलील जिब्रान के कुलियात खलील जिब्रान पढ़ते हुए बड़ा जबरदस्त एक उनका कह लें कि तहरीर में आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है। ये कन्फ्लिक्ट के मानों में जरा देखिएगा, कितना खूबसूरत जुमला है उनका। मुझे आपकी राय से या किसी को किसी की राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूं। तो खलील जिब्रान ने असर्शन या असर्टिव की तारीफ ये की है कि अपने मौकफ को छोड़ना नहीं, लेकिन दूसरे को अपना मौकफ बयान करने देने की आजादी देना। ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। ये जो है ना कि अगले बंदे को बात ही नहीं करने देनी, घर में बच्चों को नहीं बात करने देनी, कॉलेज में कुलीग्स को या जूनियर्स को बात नहीं करने देनी, ये उसके अगेंस्ट है।
कि बात करने दें, मे भी गलत हो, आप उनको समझा लें बात, मगर मौका दें बात करने का, ताकि दूसरा अपनी बात करे। और फिर अगर आपने डिसएग्री करना है तो रिस्पेक्टफुली भी किया जा सकता है। सो असर्शन है कि डायरेक्टली एड्रेसिंग द कंफ्लिक्ट, क्लियर रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, अच्छे अंदाज में बात करके उस मसले का हल करना। सबसे पहले क्या करना होता है हमने, फर्स्ट थिंग है डायग्नोजिंग एंड डिफाइनिंग कंफ्लिक्ट। अगर मैं और आप अपने कॉलेज में बैठे हैं या घर में हैं या सोसाइटी में हैं, तो अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, हमने किसी तनाजे को खत्म करना है, तो पहला काम तो यह है कि डायग्नोसिस तो हो, पता तो चले इशू है क्या। मैंने तो यहां देखा है कि हमें कन्फ्लिक्ट का पता ही नहीं होता किस बात पे है। पूछे क्या इशू है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ शादियों पे नाराज होते हैं रिश्तेदार, हमारे कॉलेजेस में कुलीग नाराज हो जाते हैं हमारे, बात बिल्कुल छोटी सी होती है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, तो बाज का इसको डायग्नोस करने में, शनाख्त करने में, डिफाइन करने में आधा मसला हल हो जाता है। फिर एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इससे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट जाहिर हो, एक अक्लमंद ये है कि सर वो जी स्लाइड्स जी मूव नहीं हो रही हैं आपकी। स्लाइड मूव नहीं हो रही, नहीं क्या सर। मतलब? अब देखिए मैंने उसको छोटा कर दिया स्लाइड को, अब देखें। नहीं सर, स्टॉप करके शेयरिंग दोबारा कीजिएगा सर प्लीज। ऑफ करके शिफ्ट दोबारा करूं? जी सर। अच्छा अच्छा जी, मैं करता हूं। अब देखिए। यस सर, सर मूव कीजिएगा जरा। जी थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, जी हसन आई एम वेटिंग, सर ठीक मूव है किया आपने? जी, सर ये मूव नहीं देखिए। हुई सर, आप ठीक है सर, अरे क्लियर सर। ओके ओके, ओके सर। माजरत जी ये पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स के हसन ने बता दिया। हसन बहुत शुक्रिया आपका। एंटीसिपेटिंग कन्फ्लिक्ट्स ये है कि इससे पहले कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो, सामने आए, देखा जाए, या वो जाहिर हो जाए, एपरेंट हो जाए, ओपन हो जाए, उसको आने से पहले ही इस तरह से टैकल करना कि वो कन्फ्लिक्ट बनने से पहले ठीक हो जाए। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। किसी कन्फ्लिक्ट का कोई एक सोल्यूशन नहीं होता, कई एक सोल्यूशन हो सकते हैं। मे बी एक मुझे एक्सेप्टेबल है, एक दूसरे को एक्सेप्टेबल है, एक तीसरे को है। तो जितने भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं, जितने भी मुमकिन हल हो सकते हैं, वो सारे टेबल पे रखने चाहिए, ताकि फिर उसमें से चुन के कोई एक अच्छा हल, एक अच्छी चीज तलाश कर ली जाए। एवेल्युएटिंग आउटकम, फिर एवेल्युएट करना चाहिए कि हमने जो अल्टरनेट सॉल्यूशन किए थे, जो हमने एंटिसिपेट किया था, जो हमने डायग्नोसिस किया था, क्या उसके हल तक हम सही पहुंचे हैं? कोई पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं है इसके अंदर? अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके अंदर? फवायद क्या है इसके अंदर? सेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट को सेंस करना, अंडरस्टैंड करना, उसकी वजूहात को जानना, उसके पस मंजर को समझना, ये भी बहुत जरूरी है। और अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि जब ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आते हैं और उसको आप एवेल्युएट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि कैसे ये हल होगा, तो आप जो बेस्ट होता है वो आप हल उसको देते हैं, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब ठीक या खत्म हो जाता है, या कम से कम मैनेज हो जाता है, या उसकी इंटेंसिटी या डिग्री कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। कौन सी वो खूबियां हैं जो मुझे और आपको चाहिए? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग है। हमारा जो एक बड़ा इश्यू है, जब मैं हमारा कह रहा हूं तो डेफिनेटली आपकी बात नहीं, अपनी बात मैं कर रहा हूं, कि हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते। हम हेयरिंग तो करते हैं, आई मीन वी यूज आर 5 सेंसेस to gain information from outside of our own body and our own resources। मगर जो सेंसेस के बाद ब्रेन का इस्तेमाल है, एक्टिव लिसनिंग ये है जो हेयर के उसे समझना, उसे अंडरस्टैंड करना, उसके पर्सपेक्टिव को विदाउट जजमेंट समझना, वो हम नहीं करते। तो सबसे बड़ी स्किल जो आज हमें चाहिए वो एक्टिव लिसनिंग है। फिर एम्पैथी है, recognize and validate emotions to foster understanding।
कभी ये सोचना कि दूसरे के जूते पहनने से पता चलता है कहां कहां से जूता लगता है। दूसरे की सिचुएशन में खुद को रख के सोचना। जब हम किसी के पीरियड पहला टाइम लगा देते हैं 8 बजे पीरियड, और उसके मसले को नहीं समझते कि उसका अगर कोई छोटा बच्चा है या घर में कोई मरीज है, कभी हम अपने आप पे अप्लाई करें, एम्पथी करके देखें कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या मैं अपना भी पहला ही लगा लूंगा या दूसरा लगाऊंगा। ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको सिर्फ। तो इसलिए कंफ्लिक्ट जन्म लेता है कि हम दूसरे की उस इशू को, उस मसले को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। फिर कम्युनिकेशन, मैंने अभी आपको बताया, बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में। अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चाहे उसकी वजह फिजियोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, सिमेंटिक हो या साइकोलॉजिकल हो। और फिर निगोसिएशन है। निगोसिएशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्किल है जिसमें तमाम लोगों का भला हो। यानी वी फाइंड कंप्रोमाइजेस, म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस। ऐसी बात, ऐसा हल जो सबका फायदा कर दे, जो सबका भला कर दे, उसको कहा जाता है। वैसे ही चलते चलते मैं, क्योंकि आ गया कि सबका भला उससे क्या कहते हैं, तो मैंने एक बार वासिफ अली वासिफ साहब से सवाल किया। मैंने कहा सर, जन्नत की डेफिनेशन क्या है, जन्नत किसको है? उन दिनों में मैं पहला लेक्चर पढ़ रहा था अल्लामा इकबाल का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो मैं कंफ्यूज था। उन्होंने बड़े खूबसूरत जुमला बोला, मुख्तसर कर देता हूँ बात को। उन्होंने कहा, बेटा, जन्नत सबकी खुशी का नाम है। जन्नत सबकी खुशी का नाम है। जिस जन्नत में अपने अलावा कोई ना हो, वो दोजख से भी बदतर है। तो मैं इस बात को करते करते ऐसी जहन में आ गया कि अगर आप सबकी खुशी या सबके बेनिफिट्स का, सबके सॉल्यूशंस का ख्याल कर लें नेगोशिएशन में, तो एक जन्नत नुमा हमारा दफ्तर या कॉलेज या हमारी सोसाइटी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट, ये तो था कॉन्फ्लिक्ट तक की बात। अब क्राइसिस के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज क्राइसिस मैनेजमेंट? पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट या क्राइसिस का जो वर्ड या टर्म है, ये बहुत डाइवर्सिफाइड है। इट डिपेंड्स ऑन द मेथडोलॉजी एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस यू अप्रोच। हो सकता है कि किसी मुआशरे, किसी महकमे या किसी इंस्टीट्यूशन में क्राइसिस का और मतलब हो और मेरे पास उसका और मतलब हो। क्राइसिस को मैंने एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस के हवाले से लिया कि जैसे मेरा और आपका इदारा है कॉलेज, तो वहां पर हमें क्राइसिस से क्या मतलब लेना चाहिए। सबसे पहले वर्ड की एटोमोलॉजी पे आ जाते हैं। अगेन ग्रीक वर्ड क्रिसिस से निकला है ये क्रिसिस, जिसका मतलब होता है गोइंग टू लीड या एक्सपेक्टेड, किसी चीज का होना या होने की तरफ जाना। कहा जाता है कि चाइनीज के दो वर्ड डेंजर और अपॉर्चुनिटी से क्राइसिस निकला है। ये भी कहा जाता है डेंजर, यानी एक ही चीज के अंदर खतरा भी है, यानी डेंजर भी है, मगर उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, तो उसको क्राइसिस कहा जाता है। अगर हम देखें कि कैसे पता चले मुझे और आपको कि ये चीज क्राइसिस में चलेगी, व्हाट मेक्स अ क्राइसिस? पहली बात तो ये है कि क्राइसिस एक क्रिटिकल फेज होता है। ये कोई आम या कोई नॉर्मल फेज नहीं होता, बहुत क्रिटिकल फेज होता है, जिसे हम कहते हैं ना डू और डाई वाली सूरत हाल होती है, कि कुछ आपको करना पड़ता है इससे निकलने के लिए। लोग जो अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या मैनेज करने के लिए, जो किसी खास क्राइसिस की वजह से होती है, उससे बचने के लिए कोपिंग करते हैं, मुकाबला करते हैं और अपनी डिफिकल्टीज को या अपने मसाइल को ओवरकम करते हैं। तो क्राइसिस में भी हमें ओवरकम करना पड़ता है अपने प्रॉब्लम को, खुद हल नहीं होते। बड़ी वो था ना, मिर्जा गालिब ने कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो उस पर बड़ा अच्छा किसी ने कहा था कि मुश्किलें आसान होती नहीं, करनी पड़ती हैं। यही बताना चाहता हूं मैं। क्राइसिस में क्राइसिस खत्म नहीं होते, खत्म करने पड़ते हैं। अब कई किस्में होती हैं, जैसे नेचुरल क्राइसिस या कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि जल्जले आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं। इकोनॉमिक हो सकते हैं, अल्लाह ना करे जॉब किसी की चले जाए। पर्सनल हो सकते हैं कि कुछ डिसीजन अच्छा नहीं लिया, फैमिली इशू हो गए, कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। मेडिकल इशू हो सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी की सेहत ऐसी हो जाए। But keep in mind that not every serious problem is a crisis. हर सीरियस मसला क्राइसिस नहीं होता। Things you do to cope with other problems do not suffice in a crisis. जो आप कोशिशें दूसरे मसलों को हल करने के लिए कर रहे होते हैं, वो क्राइसिस खत्म करने के लिए नाकाफी होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ओवरवेलमिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है।
इनकी डेप्थ ज्यादा होती है, इनकी डिग्री ज्यादा होती है क्राइसिस की, ये कॉन्फ्लिक्ट से या आम तनाजात से ज्यादा गहरा या ज्यादा बड़ा होता है। व्हाई डू क्राइसिस अराइज? अब इसकी सैकड़ों, लाखों, हजारों, जितनी दुनिया है उतनी वजूहत हो सकती हैं। मैंने चंद एक सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दी हुई हैं, ये मुकम्मल नहीं है। मसलन टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो सकता है कोई, अल्लाह ना करे, जैसे कि बहुत सारी दुनिया में हुए हैं टेक्नोलॉजिकल फेलियर। जैसे आपको याद होगा कि चेरनोबिल क्राइसिस, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर जो थी 1986 में वहां पर हुआ, ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, उसकी वजह से क्राइसिस आ सकता है। जैसे आजकल पाकिस्तान में जो लाइट बहुत जा रही है 8-10 घंटे, टेक्नोलॉजिकल फेलियर है कि हमारी तारें, हमारा सिस्टम, हमारा वो जो वापडा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उनके वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है नहीं उनके पास। डिसएग्रीमेंट एंड वायलेंस अमंग एम्प्लॉइज, अगर जो हम एम्प्लॉय हैं एक इदारे के, अगर हमारे दरमियान डिसएग्रीमेंट है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा है, कोई तनाज़ा है, ये भी एक वजह होती है कि अल्टीमेटली वो क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर हम आगाज में छोटे छोटे मसलों को निगलेक्ट कर दें तो वो बड़े होते जाते हैं। निगलेक्टिंग माइनर इश्यूज इन द बिगिनिंग, किसी दानश्वर ने कहा था कि बड़े बड़ी बातें करने करके छोड़ने से बेहतर है छोटे छोटे मसले हल करते जाओ। तो जब आप छोटे छोटे माइनर इश्यू को हल करते हैं बिगिनिंग में, स्टार्ट में ही, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि जो वक्त के ऊपर आप काम कर लें वो आपको बड़ी मुश्किल से बचाता है। फिर है कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर हमारा बर्ताव ठीक नहीं है इदारे में, मसलन हम रिश्वतखोर हैं, फ्रॉड करते हैं, हम जो है वो क्यास के ऊपर या मफरूजों या अंदाजे के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। सुनी सुनाई बातें आगे वो भी क्राइसिस को जन्म देते हैं। फिर फाइनेंशियल इनएबिलिटी या बैंकरप्सी है, ये मुल्क होते हैं, घर होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर फाइनेंशियल इनएबिलिटी आ जाती है, वहां क्राइसिस होती है। और इसकी जैसे मैंने कहा कि बेशुमार वजूहत हो सकती हैं कि क्राइसिस हमारे तलीमी इदारों में, जैसे मैंने कहा कि कई एक प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्राइसिस की सूरत हाल आ जाती है। जैसे कि हमें अभी अभी आपको पता है कि कुछ कॉलेजेस को बंद करना पड़ा, कॉमर्स कॉलेजेस को उनको जनरल कॉलेजेस के साथ शामिल करना पड़ा, क्राइसिस की सूरत हाल है। तो कई एक वजूहत हो सकती हैं जो आप उन वजूहत को बेहतर समझते हैं अपने हालात के मुताबिक। अगर हम इसकी टाइप्स पे जाएं, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि ये बहुत तवील इस पे बहस हो सकती है। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको याद होगा तियानामेन स्क्वायर का वाकया हुआ चाइना में, किंग फिशर एयरलाइन जो थी, ये अपना अमेरिका में, उनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। जो डाउचे क्राइसिस है 2009 का, जो बैंक था वो हुआ। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस मैंने आपको एक तो बताया, जैसे चेरनोबिल का हादसा है, जैसे एक्सॉन वेल्डे ऑयल स्पिल हुआ था अलास्का में मार्च 1989 में। इसी तरह से आप देखें कि वो जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल में था 1984 में। अगर आप नेचुरल क्राइसिस की बात करें तो आपके सामने है कि नेचुरल क्राइसिस में सुनामी था 2004 का, अर्थक्वेक था 2005 का पाकिस्तान में, और दुनिया में भी नेचुरल क्राइसिस आते रहते हैं, जैसे टॉर्नेडो वगैरह अमेरिका में होते हैं। क्राइसिस ऑफ मिलेवलेंस की अगर हम बात करें, यानी गलत अमल, बदकारी, गलत काम करना, तो टेलीनॉल की मिसाल दी जाती है। कैप्सूल बनाए गए थे अमेरिका में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड पावर के लिए। ये टेलीनॉल मर्डर केस के नाम से मशहूर है शिकागो में, उसका कैसे कई लोग अपनी जान से चले गए। क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन की अगर आप बात करें तो धोखा देना जो है, दूसरों को धोखा देकर काम करना, जैसे कि हमारे यहाँ डबल शाह केस हुआ था बड़ा मशहूर, अगर आपको याद 2007-8 में। सत्यानंद स्कैम हुआ इंडिया में 2009 में, जैसे कि मिशिगन में जो था वो डाउ कॉर्निंग सिलिकॉन जेल का हादसा हुआ, डिसेप्शन का, गलत चीज पैक करके देनी, या पाकिस्तान में वो जो खांसी के सिरप थे। तो ये सारी टाइप्स हैं। इसके अलावा भी टाइप्स हैं। र्यूमर, एक होता है र्यूमर क्राइसिस, यानी कि ऐसे ही र्यूमर फैला के क्राइसिस पैदा करना, जैसे कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में होता है, ये हमारे यहाँ ट्रेड जहाँ पर हो रही होती है कराची में या लाहौर में। इस तरह वर्क प्लेस जो है वायलेंस होता है, वो भी क्राइसिस की किस्म में आ जाता है। तो और बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ नीड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, जरूरत क्या है इसकी, क्यों हम इसकी बात करें, क्यों हम इसके ऊपर इतना जो है ना वो जोर दें, या क्यों हम इसका जो है ना वो कहते हैं कि पता होना चाहिए या उसकी जरूरत होनी चाहिए आप लोगों को कि आप पढ़ें। सबसे पहले है कि टू फेस अनएक्सपेक्टेड एडवर्स सिचुएशन। सिचुएशन बात कर ऐसी हो जाती है
और अचानक आती है, अगर हम तैयार नहीं होते तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा ये है कि अपने इंस्टीट्यूशन में हमें जब सडन चेंजेस आती हैं, जैसे एमडी कैड और ई कैड आपके सामने आया, फिर अचानक कल ऑर्डर आया कि सिर्फ 2-3 दिन के लिए होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हमें अचानक डेंगू के हवाले से या डेस्क लगाना है जी, या कोई कंपटीशन आ गए हैं, तो अगर हम वेल इन टाइम तैयार नहीं होंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, तो अल्टीमेटली हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से हम कुछ अपने जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, या हमारे जो हेड हैं, या हमारे जो मैनेजर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे बॉस हैं, अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना लें जो कि हमें कोर्स ऑफ एक्शन दे फ्यूचर के लिए, तो भी जो है ना क्राइसिस मैनेजमेंट को कम इस इन इन जरूरियात की वजह से हमें ये पढ़ना पड़ता है। फीचर्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, पहली बात तो ये कि एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें इवेंट्स को, कि हमारे अदारे में कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल तमाम कॉलेजेस में दाखिले शुरू हैं, इंटरमीडिएट के, बीएस 4 ईयर के, एडीपी के, तो हमें हर साल हम लंबी लंबी लाइनें देखते हैं, और पिछले जब से हम पढ़ते थे उस वक्त से देख रहे हैं। अगर इसको एक दफा बैठकर एनालाइज कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि हम किस तरह से लाइनों से, लोगों को सख्त गर्मी है, बेचारे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े होना पड़ता है, बैंक के बाहर भी, यहाँ भी, तो एक दफा एनालाइज कर लें। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन के कल्चर को ऐसा करें कि इफेक्टिव रिस्पॉन्स हम करें इन टाइम, तो भी जो है वो ठीक हो सकता है। अगर हम मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा कर लें, कोऑर्डिनेशन इदारों की आपस में और अपने स्टाफ की कर लें, ग्रुप्स बना लें। वैसे तो हम सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर लें, र्यूमर्स के ऊपर अवॉइड करें, और अगर हम अपनी एबिलिटी को इन्हांस करें, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें, चीजों का इन टाइम देना शुरू कर दें, तो भी फायदा हो सकता है इसका। क्योंकि जो 4 स्टेजेस होती हैं क्राइसिस की, जो प्रोड्रोमल जिसको हम कहते हैं, या वार्निंग स्टेज, प्रीकर्सर सिम्टम भी जिसको हम कहते हैं, कि पहले हमें अंदाजा होता है प्री क्राइसिस के क्राइसिस शुरू होने वाला है या हो सकता है, तो वहीं पर हमें चाहिए कि हम उसको ठीक करने की या उसके ऊपर कम से कम गौर करें। फिर एक्यूट क्राइसिस स्टेज होती है कि अब जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है, क्राइसिस अक्कर हो चुका है, अब आप उसको वापस तो नहीं कर सकते, सिर्फ उस डैमेज को कम करने के लिए और मैनेज करने के लिए, और नेक्स्ट ना हो उसके लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉनिक क्राइसिस स्टेज होती है, लिंगर ऑन करना चीजों को, कई साल से मसला हल ही नहीं हम करते इदारों का, या अपने इदारे के अंदर किसी डिपार्टमेंट का या किसी फर्द का, वो प्रॉब्लम क्राइसिस की सूरत अख्तियार कर जाता है। इसी तरह से क्राइसिस रेजोल्यूशन स्टेज होती है कि जो सिचुएशन अगर पॉजिटिव हो गई है, हालात बेहतर हो गए हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के बाद दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना अदारे को, और कुछ ऐसा करना कि दोबारा क्राइसिस ना आए उस तरह का, इसको कहते हैं क्राइसिस रेजोल्यूशन स्टेज। अगर आप नेक्स्ट स्टेज देखें, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, तो एक प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है इदारों को भी और अफराद को भी, ताकि डिजास्टर की सूरत में, अनफोर्सीन इवेंट की सूरत में, प्रेशर्स की सूरत में किस तरह से हम उससे अपने आप को और अपने इदारे में बचा सकते हैं। तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये इस प्लान बनाने की, कि अगर एक डिटेल ओवरव्यू हमारे पास हो, और ये हम सब करते हैं, मैं और आप, हम अगले साल के लिए कॉलेजेस में पूरा एक टाइम टेबल बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, छुट्टियों का कैलेंडर बनाते हैं, मतलब हर चीज हम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। इसका फायदा ये होता है कि वक्त से पहले हमें पता होता है कौन सी तारीखों में, कौन से महीने में क्या होना है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की क्या है। इसी तरह से आफ्टर इफेक्ट से हम बच सकते हैं, हम अपने इदारों को जो थ्रेट्स से उनसे बचा सकते हैं, और बड़ी फोकस्ड अप्रोच के साथ हम अपनी इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर इसके मॉडल की बात करूं, तो सबसे पहले जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि डायग्नोसिस करना, ये हम गलत करते हैं ज्यादातर, डायग्नोसिस ठीक करना। अच्छा, ये कैसे होता है? ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप बार बार सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे, चाइना में कहते हैं इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप मसले का हल नहीं है तो आप खुद एक मसला है। तो डायग्नोसिस क्राइसिस ये है कि सोल्यूशन बेस्ड आपने डिसीजन लेना है, ताकि उसका फायदा हो सके, सोल्यूशन मिल सके, रेजोल्यूशन हो सके, ना कि ये कि हम क्राइसिस के ऊपर, कंफ्लिक्ट के ऊपर ही बात करते रहते हैं। और उसके बाद है प्लानिंग। कहते हैं 90% लाइफ इज व्हाट यू थिंक एंड 10% लाइफ इज व्हाट यू डू। इट मीन्स कि प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जैसे एक मैं मिसाल देना जहां जरूरी समझूंगा। चंद साल पहले मरी में एक हादसा हुआ, आपको भी सब लोगों को पता होगा कि मरी में एक हादसा हुआ। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पूरे पंजाब में कितनी तहसीलें हैं?
पूरे पंजाब में कितने सिटीज हैं जहां पर कोई थ्रेट या कोई इस तरह का इशू या क्राइसिस आ सकता है। अगर हम वो उन शहरों की एक रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट बना लें, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर बार हादसे होते हैं और हम हर बार कहते हैं आइंदा नहीं होगा। क्यों होता है? क्योंकि हमने प्लान नहीं किया होता नेक्स्ट के लिए। अब इसी मिसाल को कॉलेज पे ले आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल दाखिले हो रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, इंफॉर्मेशन का लैकिंग हो रही है, बारी नहीं आ रही, बच्चे लाइन में खड़े, खवातीन लाइन में खड़ी। हर जगह नहीं होगी डेफिनेटली, जिन प्रिंसिपल्स ने अच्छी प्लान की होती है वहां इशू नहीं होता। तो थोड़ा सा प्लान कर लें, चार्ट कर लें उसको, और सोच लें कि क्या हमने करना है, तो बहुत ही इजीली जो है वो हम अपने आने वाले क्राइसिस से बच सकते हैं। फिर एडजस्टिंग टू चेंजेस। देखिए दुनिया हर लम्हा तब्दील हो रही है। मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ तो सेकंड ही लगता दुनिया को तब्दील होने में। हर लम्हे नई ऐप आ रही है, नई टेक्नोलॉजी, नई साइंस, नया अंदाज। बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी, किताब का नाम है अफकारे परेशान, जस्टिस M.R. कियानी, रुस्तम कियानी की किताब है। उसके एक जुमला याद आया, उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि बकरी का दूध पीकर अब भैंसे का मुकाबला नहीं कर सकते। इस जुमले या मुहावरे का यह मतलब ये है कि 2024 के मसाइल का हल आप 1990s या 80s या 2000 की सोच से नहीं कर सकते। अब आपको चेंजेस के साथ एडजस्ट करना सीखना है। तो तब करेंगे जब आपको मसला पता हो और उसके लिए प्लान किया हो आपने कि आपने कैसे उससे बाहर निकलना है। अगर आप देखें कि मैनेजमेंट प्लान कैसे काम करे, तो सबसे पहले जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, उनको आप एक जगह लिख लीजिए। फिर उसको डिस्कस कर लीजिए, उन इश्यूज को, उन एरियाज को, उन लोगों के साथ जो उसके मुतलका हैं। जैसे दाखिले की बात हो रही है, या जैसे MD कैट की बात हो रही है आजकल, या जैसे डेंगू के ऊपर बात हो रही है आजकल, या जैसे क्लीनिनेस कैंपेन की बात हो रही है आजकल, जैसे बच्चों की 20% इनरोलमेंट की बात हो रही है आजकल। तो ये किन के रिलेटेड हैं? ये रजिस्ट्रार के रिलेटेड हैं, ये दाखिला कमेटी के रिलेटेड हैं, ये हेड्स के रिलेटेड हैं, ये स्टाफ जिनके सब्जेक्ट्स में कम बच्चे उनसे डिस्कस कीजिए। जब आप पॉलिसी ऊपर बैठ के बनाएंगे और नीचे से यानी ग्राउंड से जो असल सूरत हाल है, ग्राउंड फैक्ट्स नहीं आप उठाएंगे, तो उस वक्त तक आपकी डिस्कशन का या क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान का फायदा कोई नहीं है। तो उसके लिए ओपन फोरम दीजिए, लोगों को बात करने दीजिए, बल्कि उनसे कहिए कि जो वो बात करें उसे लिख के भी आपको दें। आई नो कि बहुत कम लोग होते हैं जो लिख के देते हैं, बात करनी आसान होती है। चलिए वो बात भी करें तो उसको भी नोट कर लें, और फिर उस सारी चीजों को इकट्ठा करें, फिर इंश्योर करें कि एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ताकि उसके ऊपर जो नेक्स्ट हमने डिसीजन लेने हैं, जिनकी मैंने अभी अभी बात की, जो हमें करने पड़ रहे हैं, उससे हम बच सकें या उससे निकल सकें। क्राइसिस मैनेजमेंट साइकिल क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट से बस ये 2-3 रह गई हैं जी, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला आप आपकी तरफ आएंगे, ताकि जो भी आप बात करना चाहें वो आप करें। जैसे कि अभी ऑर्डर भी दिया हमीद साहब ने कि सेक्रेटरी साहब का पैगाम उन्होंने हम तक पहुंचाया, तो कोशिश करेंगे कि, सॉरी वो फोन आ गया था इसलिए मुझे फोन उठाकर तो दोबारा उसको ऑन करना पड़ा। क्राइसिस मैनेजमेंट साइकिल के आइडेंटिफिकेशन, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम अपने पोटेंशियल थ्रेट्स को, जो कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस बन सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद प्रिपरेशन रखें, तैयार रहें उसके लिए। प्रिवेंशन के लिए सोचें कि कौन कौन से इकदाम हो सकते हैं हिफ्ज़े मातकद्दम के लिए, जो हमें उन क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकते हैं। अपना रिस्पॉन्स तैयार रखें, अपने वेपन तैयार रखें। यहाँ वेपन से मुराद वो वेपन नहीं है जो फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, यहाँ मुराद है कि वो गैजेट्स हमारे पास हों, यहाँ वो फैसिलिटी हो, वो स्किल हो हमारे पास। और फिर रिकवरी हमने करनी है, रिकवर होना है उस जो बड़े प्रॉब्लम से, जो बड़ा क्राइसिस जो कि आ जाते हैं कॉलेजेस में या जिंदगियों में या सोसाइटी में, तो उससे रिकवर होना, दोबारा स्टैंड लेना, दोबारा सामना करना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। एक लीडर का यहाँ बहुत रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर में। अच्छा, यहाँ मैं जब लीडर कह रहा हूँ, उससे मेरा सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है लीडर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, एवरीवन इज लीडर। आप भी लीडर है, सारे के सारे लोग। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम देखें कि कौन क्या कर सकता है इसमें। तो सबसे पहले चीज, वन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब भी कोई हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, डिपार्टमेंट में, सोसाइटी में, घर में, हमारी फैमिली में इश्यूज आए, सबसे पहला काम यह है कि हमें फ्रंट पर आकर उसको
मैनेज करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां और अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो मैनेजर होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो, या प्रिंसिपल होते हैं या हेड्स होते हैं, उनको चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज के ऊपर फुल कंट्रोल, या फुल कंट्रोल ऑन एम्प्लॉइज से ये मुराद नहीं है कि उनको सख्ती से दबा के रखना। यहाँ मुराद ये है कि हर एम्प्लॉय की लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी खूबियां खामियां, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस, उसके अच्छे और बुरे, उसका पता होना चाहिए, ताकि उसे पता हो राइट मैन फॉर द राइट मैन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सॉरी, कि सही काम के लिए कौन सही बंदा है। टीम बिल्डिंग उसको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये आप और मुझे भी आनी चाहिए कि अगर मैं और आप ट्रेनिंग पे किसी दूसरे शहर गए हुए हैं, या पेपर लेने गए हुए हैं, या प्रैक्टिकल लेने गए हुए हैं, तो पीछे से हमारा घर कौन चलाए। हमने हर बंदे को एक अच्छा मैनेजर बनाना है अपने पीछे, कि हम नहीं भी हों तो काम चले, सिस्टम चले। वन शुड बी अलर्ट एट द वर्क प्लेस। हम में से हर एक को जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरह का नेचुरल, देखिए अभी मैंने कहा नेचुरल, कोई भी इशू हो सकता है। बड़ों बात को छोटे, बात का पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आती, छोटी सी बात है, लेकिन उससे क्या क्राइसिस आता है। हम प्रैक्टिकल नहीं करवा पाते, हम पेपर नहीं ले पाते, हम कोई और इंपॉर्टेंट ईमेल्स नहीं भेज पाते, तो एक सिचुएशन तो आ गई क्राइसिस की। लीडर्स मस्ट ट्राई टू देयर लेवल बेस्ट टू प्रिवेंट क्राइसिस। अच्छी लीडरशिप ये है जो क्राइसिस आने से पहले हिफ्से मुकद्दम के तौर पर उसको एड्रेस कर ले। मैं ये नहीं कहता कि सारी मैनेज कर ले, एड्रेस कर ले, सिर्फ उसे पता हो कि ये इशू आने आ रहे हैं, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, 14 या 15 अगस्त से क्लासेस आनी है, 20% ज्यादा है, कमरे कम हैं, और हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास टीचर कम है, तो अभी से सोचना शुरू कर दें। वो कहते हैं ना, व्हेन पॉलिसी फेल्स ट्राई थिंकिंग, कि जब आपकी पॉलिसी फेल हो जाए तो सोचना शुरू कर दें कि अब क्या करना है कि आपकी पॉलिसी ठीक हो जाए। आस्क द एम्प्लॉय नॉट टू पैनिक एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। ये एक ऐसा काम है जो आपने और मैंने भी सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है, अपने जूनियर्स को सिखाना है, अपने स्टाफ को सिखाना है, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को सिखाना है, कि जब भी जिंदगी में क्राइसिस आए, वो चाहे अदारे का हो, वर्क प्लेस का, या घर का, या फैमिली का, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, फाइनेंशियल हो, जिस तरह का भी हो क्राइसिस, तो उस क्राइसिस में पैनिक नहीं होना, उसको बहुत ही कूल माइंड के साथ, उसको बहुत ही हौसले के साथ, आई नो कि बहुत मुश्किल है, जितने आसानी से मैं कह रहा हूं उतना इजी नहीं है, लेकिन जब आप माइंड बना लें, या आप यहां सोच लें। डॉक्टर वर्नन कॉलमैन एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात हैं, वो कहते हैं अगर हमारे दिमाग हमें पैनिक कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग हमें पुरसुकून भी कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग हमें दुख दे सकते हैं, तो हमारा दिमाग हमें सुख भी दे सकता है। अगर हमारे दिमाग हमारे लिए मिजरीज पैदा करते हैं, तो ये हमारे लिए प्लेजेंट भी माहौल पैदा कर सकते हैं। सो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अपने माइंड को। लीडर्स शुड इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉइज मोर ऑफन। कोशिश करें कि अपने स्टाफ के साथ, घर में बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, जो भी घर में है आपके, सोसाइटी के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हो। उस इंटरेक्शन से ये होता है कि अगर दूसरे के तजर्बात से आप और आपके तजर्बात से दूसरा फायदा ले सकता है। प्लानिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि प्लान करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप प्लान नहीं करते, जब तक आप खाका नहीं बनाते, आप कभी भी आगे बढ़कर कोई काम कर नहीं सकते। सो वक्त से पहले इसकी प्लानिंग करें। मुझे वो कहानी याद आ रही है, गालबन चौथी या पांचवी जमात में उर्दू की किताब में थी। उसका नाम था बुलबुल और चिंटी। आपको याद होगा कि वो बुलबुल पूरा साल गाती रहती है, खुशियां मनाती है, और जो चिंटी है वो बरसात के मौसम के लिए दाने इकट्ठी करती रहती है। फिर वो मौसम आ जाता है, बुलबुल उदास बैठी है भूखी, तो वो चिड़ी आती है उसके पास चिंटी, और आकर बुलबुल क्यों उदास बैठी है, वो कहती है खाने को कुछ नहीं। तो वहां चिंटी बड़ा जुमला बोलती है, आज भी मुझे वो जुमला बड़ा अच्छा लगता है। वो कहती है कि प्यारी बुलबुल, जो लोग आने वाले वक्त की फिक्र नहीं करती उन्हें मुसीबत उठाना पड़ती है। तो कल की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसे हम यूस्ट्रेस कहते हैं, यूस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस लेना, कल के लिए तैयार होना, वो प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है कि आप कल के लिए प्रेपरेशन करें कि क्या क्या इश्यूज हमें आ सकते हैं कॉलेज में, घर में, या सोसाइटी में। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड सिस्टम विच शुड कीप फंक्शनिंग। कुछ ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा सिस्टम राइज कर दें कि जो खुद ब खुद फंक्शनिंग करे, काम करें। अगर प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या घर का जो बड़ा है वो किसी वजह से इधर उधर भी है, तो सिस्टम को जो है ना वो ऑटो रन पे ना चले, बल्कि उसकी जगह
खुद ब खुद सिस्टम के अंदर से ही प्रोसेस ले और एक प्रोसेस को जो है ना वो रन करें, ताकि ये जो हमें प्रॉब्लम होती है कि जी सीट खाली है, फलां नहीं है, ये मसला ना आए। डोंट लेट नेगेटिविटी क्रीप इन द इंस्टीट्यूशन। ये कितना बड़ा इश्यू है, इसे हम कहते हैं होप एंड ऑप्टिमिज्म। आज आपके और मेरे बच्चे मुल्क छोड़ना चाहते हैं, आज आपके और मेरे बच्चे हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में दाखिला नहीं लेना चाहते। वजह क्या है? क्योंकि हमने उम्मीद छोड़ दी है। नेगेटिविटी रन कर रही है हमारे इदारों में और हमारे जहनों में और हमारी जिंदगियों में। सबकी बात नहीं कर रहा, डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव अच्छे ऑप्टिमिस्ट लोग भी हैं। तो हमने नेगेटिविटी कम करनी है अपने इदारे में, नेगेटिव लोगों को या उनकी सोच को होप में, पैसिमिज्म को ऑप्टिमिज्म में बदलना है, अंधेरे को रोशनी में बदलना है, और वो आप असातिज़ा से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। लीडर्स शुड स्ट्राइव हार्ड टू कम आउट ऑफ टफ टाइम्स एज सुन एज पॉसिबल। अगर खुद लीडर्स को प्रॉब्लम हो, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, डीन्स को, रजिस्ट्रार को, कंट्रोलर को, प्रिंसिपल को, तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द अपने मसले से बाहर आए, क्योंकि वो रोल मॉडल है दूसरों के, दूसरों को देख रहे होते हैं। सो बहुत जरूरी है कि वो अपने टफ टाइम से, एक बड़ी खूबसूरत किताब है, बल्कि अगर मौका मिले पढ़िए, उसका नाम है टफ टाइम्स नेवर गो बट टफ पीपल डू। तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की हुई है, मैं चाहूंगा आप तक पहुंच जाए। उसने कहा कि जब आलू हम किसी ट्रॉली में डालकर शहर लाते हैं ना फरोख्त करने के लिए, आलू की फसल, तो जब वो मंडी में पहुंचते हैं तो ऊपर से आलू बड़े बड़े देखकर उसका रेट अच्छा लगता है। वो कहता है जानती हूँ बड़े आलू ऊपर क्यों आ गए? कहता है रास्ते में जो ऊंच नीच आती है सड़कों की, उसकी जंप की वजह से जो छोटे आलू होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और बड़े आलू ऊपर आ जाते हैं, तो उनकी कीमत ज्यादा लगती है। वो कहता है इंसानी जिंदगी भी ऐसी है, ऊंच नीच है, नशेब व फराज है। तो जब आप उस ऊंच नीच से जो बड़े लोग होते हैं वो लीडर्स बनकर मर्ज होकर ऊपर आ जाते हैं, तो उन्हीं की कीमत होती है। सो जितनी जल्दी हो सके अपने मसाइल का सोल्यूशन करके दूसरों के लिए मशले राह बने। डोंट अवॉइड स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल पार्टीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीडिया। देखिए कोशिश कीजिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा लें, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। जो एक्सटर्नल पार्टीज हमारी हेल्प कर सकती हैं, हमारे ऑफिस हैं दूसरे, या दूसरे इदारों से देखें कि वो क्यों फ्लरिश करें, हम क्यों नहीं कर रहे। और फिर मीडिया जो हमारे ऊपर तनकीद करता है उसको नेगेटिवली लेने के लिए पॉजिटिवली लें कि कहां कहां उसकी तनकीद जायज थी और उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। खुद ब खुद हम क्राइसिस आने से पहले उसको ठीक कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगेन आपके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आसानियां बांटने की, आसानियां तकसीम करने का अल्लाह ताला आपको वस्त और खूबियां अता करे। अल्लाह ताला आपको हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस से महफूज रखे, और आपकी जो ट्रेनिंग है उसका रिजल्ट्स और उसके बाद नतीजे में होने वाली आपकी जो प्रमोशन है उसमें आपको बहुत सारी खुशियां मिलें। हसन साहब, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आधा घंटा देना है, माजरत के 10 मिनट ज्यादा ले लिया आप लोगों के, आपका टाइम था वो मैंने ले लिया, उसके लिए माजरत। को सवाल करना चाहें या इसके ऊपर बात करना चाहें तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। जी हसन साहब, ओवर टू यू। हसन भाई आप ऑनलाइन हैं? यस सर, माइक अलाउ कर दिया मैंने। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है। आपके दोनों टॉपिक्स जो हैं वो ज़ाहिर तो शायद हम समझते हैं, मतलब एक अपनी कॉन्सेप्ट होता है कि शायद वैसे प्रोफेशनल हमारी जो एबिलिटीज़ हैं या हमारे टीचिंग से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन उसकी बेस है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोफेशनली या घर में इवन देन अपनी फैमिली के साथ जो है डीलिंग में, ये बेसिक चीज़ें हैं।
तो बहुत अच्छा टॉपिक है, डेफिनेटली इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। शुरू से छोटी क्लासेस से अपने जो सिलेबस हैं हमारे बच्चों के, उनमें ये चीज़ें जो हैं वो शामिल होनी चाहिए, ताकि उनकी सोच में ये चीज़ आए कि ये हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके इस तरह नहीं चलना। और सबसे बड़ा इशू जो है वो नेगेटिव थिंकिंग आती ही इधर से है। जब ये हम अपने अंदर वो ग्रज पालते रहते हैं, दुख तकलीफें, और वो लेके चलते हैं, एक दिन हम पूरी तरह नेगेटिव हो जाते हैं। तो दैट्स वेल डन, आपका लेक्चर बहुत अच्छा है। और ये HEC और HED जिन्होंने भी ये इसे सिलेक्ट किया है इस टॉपिक को, उनके लिए भी मेरी तरफ से बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी मैम साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपने दोनों तीनों बातें जी, बड़े मैं बड़े दिल की की आपने। पहली बात आपने जो की कि ये बच्चों को, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये बहुत अर्ली क्लासेस से बच्चों को, बल्कि जब बच्चे प्री स्कूल की एज में हों तभी उनको ये सिखा देना चाहिए। खास तौर पर बच्चियों को, जिन्होंने दूसरे घर में जाना होता है, उनको तो और भी ज्यादा जरूरत होती है। 100% एग्री। दूसरा आपने फरमाया कि सिर्फ हमारे कॉलेजेस में नहीं, ये सोसाइटी और घर में, इस पे मैं 100% एग्री करता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की कि अच्छा लेक्चर था, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी, कोई और बात करना चाहे प्लीज। मैं वालेकुम पूछना सलाम। चाह रही थी कि वालेकुम सलाम। आप इस वक्त किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, HED में या आप कहाँ पे होते हैं, आप ऑफिस किधर है? जी मैम साहब, मैं आजकल हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में हूँ, और एक छोटा सा एडिशनल चार्ज भी मेरे पास है, लेकिन मेन मेरी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो साइकोलॉजी टीचिंग है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में। थैंक यू सर, वेरी नाइस लेक्चर फ्रॉम योर साइड। थैंक यू मैम, सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम। सर बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है और हम एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। सर मैं जी यहाँ मैम। हम्बली एक मेरी सबमिशन ये ज़रूर है कि सर इसका क्लासरूम से, टीचिंग से, स्टाफ रूम से और इंस्टीट्यूशन से तो सबसे पहले हमारा ताल्लुक ही उससे बनता है। जी सर मैम। अगर देखें, मैंने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो देखी हैं उसमें हमेशा दो चीजें दिखाते हैं और बच्चे को सिखाते हैं कि उसमें से आप किसको ठीक समझते हैं और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं और किस तरह से आप उसको जगह देते हैं। सो हमेशा ऑल्टरनेटिव जी सर हमारा, मुझे ये लगता है जो एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डिफरेंट ओपिनियंस को शुरू से ही स्कूल में या क्लासरूम में रखते ही नहीं है, सो दैट कि नेशनली इनकॉर्पोरेट हो ये एक एटीट्यूड। ऐसे नहीं होता सर, ये तो नहीं होगा कि हम बच्चों को खुतबा देंगे और वो सीख लेंगे। ये गुड। थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज छोटी छोटी, कि आपका कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन है, अगर 6 को सुर्ख पसंद है, 4 को ग्रीन पसंद है और 7 को कोई और पसंद है, तो वी कैन कम अप ऑन अ सोल्यूशन कि ये सबको, और उनको लिसनिंग, जिसको आपने कहा कि एक्टिव लिसनिंग सर, उसमें होता ही ये है कि हम सिर्फ अगर सुन भी रहे होते हैं ना, रिस्पॉन्ड करने को सुन रहे होते हैं। ये जो आदत है ना, ये इतनी अच्छी आदत है। हम उस्ताद अगर आप देखें ना, अगर हमारा लेट सपोज के 40 मिनट का या 1 घंटे का कभी हमने रिफ्लेक्ट किया है कि हम एक्चुअल ड्यूरिंग द टीचिंग, नॉट ये कि एट द एंड कि आप बच्चा क्या बोल रहा है, किसी जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे बच्चे की क्या राय है, क्या उसको पहले तो नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, और या ये कि अगर उससे ही अगेंस्ट कोई टॉपिक में दूसरे ओपिनियंस हैं तो उसमें क्या आपकी मेरी कितना अच्छा लगता है व्हेन वी फील हर्ड। तो यही सर, दूसरों को ये दूसरों के जूते पहन के लेट्स मेक देम फील हर्ड। तो ये जो, और दूसरा ये, चूंकि हमें स्पीकर्स खोले नहीं जाते जैसे कहा जाता है, तो उसी की वजह से कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड हैं और ये शोर आ रहा है। अगर ये नॉर्म हो जाए तो फिर ये ना हो। जी मैम साहब। जी सर, बहुत जी शुक्रिया। मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की और जबरदस्त आपने बताया। मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा मैम इसमें कि इकबाल ने कहा था, गला तो काट लिया हिंदुस्तान ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमने ना अपने इदारों में, अपने घरों में बच्चों के गले घोंट दिए हैं कि वो बोले ही ना।
जो आप फरमा रही थी, और मैं 100% आपकी तमाम बातों से 100% एग्री करता हूं। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं हयात बात कर रही हूँ लाहौर से। सो ग्लैड कि आपने बच्चों की आवाजें लेक्चर आ अटेंड रही किया हैं। है, काफी यूजफुल जी था। मैम। जी जी मैम। सर आ रही है, मिस नादिया सर बात कर आपसे रही हूँ। एक गाइडेंस चाहिए थी। एक आपका एक जितना भी वंस प्लीज। सर मिस सर नादिया बात कर रही हूँ। एंड मैडम नादिया बात कर रही है, मैडम उनको कंप्लीट कर लेना, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ प्लीज। जी मैम, क्या कह रही थी आप? गाइडेंस। सर जैसे आपका ये जो लेक्चर था ये रिफ्लेक्ट करता है आजकल की जो हमारी मॉडर्न लाइफ है। मतलब वी आर मोर एक्सपोज टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, और यही नेचर है मॉडर्न लाइफ की। सर मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर हमारे इस कोर्स के दौरान या वैसे भी हमारे मतलब ड्यूरिंग सर्विस अगर हमें थोड़ी बहुत अब इस तरह की भी कोई गाइडेंस मिल जाए कि हमने अपनी जो मेंटल हमारी हेल्थ है, और ये आम अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि हमने अपने नर्व्स को कैसे मैनेज करना है, अपने मेंटल पीस को कैसे मैनेज करना है। सर ऑब्वियसली हम खुद फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तभी हम कोई ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हम रिजॉल्व कर सकेंगे या फेस कर सकेंगे। सर ये मेरे जहन में एक बात आ रही थी। जी मैम, बहुत अच्छी बात है आपने की मैम। इसके लिए ना हमारा एक टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मुझे नहीं पता कि आपके कोर्स में शामिल है कि नहीं। तो इसमें यही होता है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करने के कुछ तरीके बताते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ में बिल्कुल सर, पुरस्कून मेरे करते हैं, जहन में ताकि यही आप- बात आ रही थी। जी मैम। अच्छा मैम, थैंक मैं यू ना सो मच सर। वैसे तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं बहुत मुख्तसर सी दो बातें आपको बताता हूँ। एक बात तो ये है कि अपना जो है ना फैमिली का जो इज्तिमा या गुफ्तगू या ग्रुप, उसके साथ बहुत इंटैक्ट हो जाएं आप। बहुत जरूरी है कि हम डिस्कशन करें अपने खानदान, इमीडिएट खानदान के साथ, और एक फैमिली हमारी जो है उसके साथ। दूसरी नंबर पे रीफ्रेमिंग, कि हमें उन चीजों को जो हमें परेशान करती है उसे रीफ्रेम करके देखना चाहिए, उसे बर्क्स सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। तीसरा तरीका यही होता है कि आप बहुत ज्यादा जो है ना एक्सरसाइज करें, जिससे आपके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन पैदा होता है। कहा जाता है कि एक दिन की 15 जो मिनट की आपकी एक्सरसाइज है, वो आपके अंदर इतना ये हार्मोन पैदा कर देती है सेरोटोनिन, कि जो अगले 24 घंटे के लिए आपकी स्ट्रेस को मैनेज करके आपकी मेंटल हेल्थ को जो है पॉजिटिव रखता है। चौथी चीज है कि आप कोई एक, जिस तरह ये मेरे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई एक आप ले लें एसेंशियल ऑयल जिसको कहते हैं हम, तो इसको आप अपने पास रखें, जो भी आपको अच्छा लगता है। मसलन इस वक्त जो मेरे हाथ में है, इसका नाम है ब्राउन लेदर फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरी पॉकेट में भी होता है, गाड़ी में भी, घर में। ये देखिएगा, इसे कहते हैं कराटे चॉप ये जगह। एक यहाँ पर हल्का सा लगाइए, और हाथ की बैक के ऊपर ही हल्का सा यहाँ पर लगाइए, और इसके बाद इसको इस तरह से, ताकि आपके कपड़े खराब ना हो, इसको इस तरह से कर लें। और उसके बाद इस हाथ को अपने करीब रखिए, और 5 मिनट तक इस जो एसेंशियल ऑयल है इसको आप स्मेल कीजिए। इसे कहते हैं अरोमा थेरेपी। 5 मिनट के अंदर अंदर इस एरोमा से आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो ठीक हो जाएंगी, और आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सर आई गॉट आंसर्स फॉर सो मेनी क्वेश्चंस जो काफी अरसे से मेरे जहन में थे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर मैडम। नादिया प्लीज आप पूछिएगा। मैम नादिया सवाल पूछ रही थी, आई एम सॉरी, वो उनकी बात उस वक्त कट गई थी। मैडम साहबा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, साउंड आ रही है? मिस नादिया बात कर रही हूँ। मैडम आ रही है सर आवाज कट गई। सर आप ऐसा हेड काम कर रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने काइंडली कोई अपना रियल लाइफ का बताना है कि आपको कन्फ्लिक्ट आया हो ऑफिस एनवायरनमेंट में, क्योंकि आपने सबऑर्डिनेट्स भी देखने हैं, आपके पास रिसोर्सेज की भी कमी है, आपने हाई एप्स को भी जवाब देना है और उनके काम भी करने हैं। तो जब कोई कन्फ्लिक्ट आता है, कोई रियल केस स्टडी बताइएगा अपनी, कि उसको आपने कैसे संभाला। और सर होता ये है कि हम जब अपने हाई अप्स की भी बात मानते जाते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, तो सालों पे साल गुजरते चले जाते हैं, चीज़ें तो सही नहीं होती, लेकिन हम बर्डन लेते जाते हैं और प्रोसेस भी चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि आफ्टर 5 years हमारी अपनी हेल्थ भी डाउन होने लग जाती है।
तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की तरफ तो मुश्किल से ही गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है चीज़ें आती हैं, तो सर कोई अपना रियल लाइफ केस स्टडी बताइएगा कि आपने कैसे रिजॉल्व करते हैं इन कन्फ्लिक्ट्स को, और अपने आप को और अपने रिलेशंस को पॉजिटिव कैसे रखते हैं कि सबऑर्डिनेट्स भी आपके साथ खुश रहें, आपके हाई अप्स भी रहें। तो काइंडली सर रियल लाइफ से बताइएगा, क्योंकि सर थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत है बुक्स में। जी मैम नादिया, पहली बात तो ये थैंक यू वेरी मच। मुझे कोई 7-8 साल हो गए हैं ट्रेनिंग्स करवाते हुए, जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, पेपरा में और पता नहीं कहाँ कहाँ, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को। तो ये पहली बार इतना खूबसूरत सवाल मुझे मिला है जो वाकईतन प्रैक्टिकल लाइफ की आपने बात की। 2009 में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसी लाहौर में। मैं उस वक्त का आपको बताता हूँ जो बड़ा कन्फ्लिक्ट और मुझे फेस करना पड़ा। हुआ ये कि एक सेक्रेटरी साहब हमारे थे, बहुत ही अच्छे सेक्रेटरी थे, पढ़े लिखे सुलझे हुए। वो आए तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया एज ए डीएस, मुझे कहते हैं काशिफ पता चला है कि आपने डिपार्टमेंट का माहौल जो है ना वो खराब कर दिया है, डेकोरम खराब कर दिया है। तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका बात, अगर आप एक्सप्लेन करें कैसे तो शायद मैं आपको इसका जवाब दे पाऊँ। कहने लगे मुझे पता चला है कि आप सुबह 8 बजे कॉलेज तशरीफ लाते हैं दफ्तर सेक्रेटेरिएट, अर्ली इन द मॉर्निंग या 7:45 आप आते हैं, और उसके बाद यूजुअली आप लोग जो हैं वो चाय इकट्ठी पीते हैं, मुलाजमीन यानी कि क्लर्क आपका, असिस्टेंट, मॉनिटरिंग अफसर, पीए आपका। और उसके बाद फिर पता चला मुझे कि 1 से 2 बजे जब ब्रेक होती है खाने की, तो उसमें आप खाना आप लोग इकट्ठे खाते हैं, चाय इकट्ठे पीते हैं। तो जो कुछ हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उसको अच्छा नहीं समझ रहे। तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है काशिफ साहब यहाँ पर, तो आप इसको जरा देखें। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है जो आपने बातें की सारी की सारी। मैं सर अर्ज करता हूँ, मैंने कहा सर दफ्तर का टाइम है 9 बजे, उस वक्त 9 बजे होता था, 9 से 5। मैंने कहा सर 9 बजे से पहले मैं एक आम नॉर्मल इंसान हूँ, और 9 बजे से मैं दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। जब 1 बजता है तो मैं 4 या 3 घंटे डिप्टी सेक्रेटरी होता हूँ, फिर 1 से 2 मैंने नमाज पढ़नी है, खाना खाना, मैं एक आम इंसान होता हूँ। 2 बजे दोबारा मैं डिप्टी सेक्रेटरी बन जाता हूँ, 5 बजे फिर मैं एक आम इंसान बन जाता हूँ। तो सर जब मैं एक आम इंसान होता हूँ तो उस वक्त मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने पीए के साथ, अपने क्लर्क के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ, अपने डाक रनर के साथ और अपने मॉनिटरिंग अफसर के साथ बैठकर चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, सारे घर से लाते हैं, टेबल पे रखते हैं, मिलकर खाते हैं, क्योंकि हम इंसान होते हैं। सर जो ही 9 बजते हैं मैं ऐसे घड़ी करता हूँ और मैं सबको सिर्फ घड़ी दिखाता हूँ। वो हंसते हुए उठ पड़ते हैं कि 9 बज गए, 9 डॉक्टर काशिफ इज डिप्टी सेक्रेटरी। मैं सर 1 बजे फिर वो आकर कहते हैं सर 1 बज गया, तो मुझे समझ आ जाती है मुझे इंसान बनना है। तो मैंने कहा सर मैं इंसान बनने और ऑफिसर बनने दोनों की जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ने कहा मैं समझ गया हूं, मैं चला गया। चंद दिन गुजरे, सर का अचानक रात को फोन आया, रात 11 बजे, सख्त सर्दी में। सर ने कहा काशिफ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इस्लामाबाद में, और अभी अभी फोन आया है सीएम साहब का, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त सीएम थे, तो उन्होंने कहा है कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर जो हैं, साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 11 बजे हैं रात के, कैसे पहुंचोगे सुबह और कैसे अरेंज करोगे? मैंने कहा सर कर लेंगे, कोई बात नहीं। कहते टीम कैसे लेकर जाओगे इस टाइम? तो खैर लंबी कहानी है, मुख्तसर ये कि सुबह जब वो 9 बजे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद पहुंचे, मैं और मेरी टीम जिनका मैंने अभी आपका तारफ करवाया, हम वहां पर खड़े थे, बैनर लगे हुए थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट तैयार थी। मुझे कहने लगे काशिफ हाउ डिड इट पॉसिबल, तुमने रात 11 बजे सख्त सर्दी में इन लोगों को कैसे घरों से निकाला? मैंने कहा सर ये इंसान होने, इंसान रहने और इंसान बनने और दूसरों को इंसान समझने का एक लेसन है कि मैंने सिर्फ एक बार ग्रुप में ये मैसेज किया, आई नीड योर हेल्प। मेरा पूरा स्टाफ 11:30 बजे सख्त सर्दी में सड़क पर खड़ा मेरा वेट कर रहा था कि अभी काशिफ साहब की गाड़ी आएगी, हमें पिक करेगी, हम इस्लामाबाद जाएंगे। मैंने कहा सर जब आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं तो इंसान आपके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा काशिफ मेरे लिए इतनी बड़ी लर्निंग है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि सारे के सारे 7 के 7 बंदे, मैंने कहा नो सर 10 के 10 बंदे, ये 7 वो जो मेरी गाड़ी में आ सकते थे वो आ गए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे से। और वो उनको मैंने कहा तुम घर चले जाओ, उन्होंने कहा नहीं 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 सर
हम बस पे बैठ के आ रहे हैं, हमने नहीं आपको छोड़ना। मैं कह सर अभी 10-15 मिनट में 10 के 10 पहुंच जाएंगे। तो जिंदगी में जब इस तरह के इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्राइसिस आता है, और बड़ी मिसालें हैं मैडम नादिया, मैं आपको कौन कौन सी मिसालें दूं। जब मेरा बेटा बीमार हुआ उस वक्त की एक मिसाल है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। यहाँ कॉलेज में कुछ ऐसे इश्यूज आए, तो वाकईतन आपने जो बात की बड़े मेरे दिल को लगी कि जो थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे होते हैं और जब प्रैक्टिकली हम गुजर रहे होते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जब हम प्रैक्टिकली गुजरते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो इतनी खुशी होती है, इतना सेटिस्फेक्शन होती है, इतना अच्छा लगता है। और जब हम नाकाम होते हैं तो इतने लेसन्स हमारे लिए होते हैं कल के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सवाल किया और मुझे वो दिन और वो कन्फ्लिक्टिंग एंड क्राइसिस की चीजें याद करवा दी, जिसमें से मैं इस तरह से गुजरा कि जिस तरह से कामयाब तरीन इंसान जो है वो गुजरते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। सर वेलकम सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने भी हमें बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से गाइड किया है और हमारे लिए रोल मॉडल बनी है केस स्टडी, कि हम भी जब कभी कन्फ्लिक्ट में फंसे तो हम ये अपने आप से कि हमने एक कामयाब इंसान बनना है इंशाल्लाह इसमें से गुजर के, और कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाना है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम सर, आप जी जी मेरी वालेकुम आवाज सलाम। सुन पा रहे हैं सर? जी डॉक्टर बिल्कुल साइमा आ रही है आपकी मुबशरा। आवाज मैम, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मैं वैसे यूजुअली जो है ना लोगों को वक्त देती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा मैंने इस लेक्चर में बात नहीं की तो मेरा जरा नुकसान हो जाएगा। एक तो जी जी मैम प्लीज जो प्लीज। आपकी काइंडनेस है, ह्यूमिलिटी है, जी मैम आपका जी जो ऑरा है वो जी। बिल्कुल मतलब ट्रांसपायर करता है आपकी पर्सनालिटी से। हमें थैंक यू किसी को भी शक थैंक यू नहीं वेरी है मच। कि आपके थैंक यू। सर मेरा सवाल जल्दी कर लेती हूँ। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स समझा जाता है ह्यूमन डाइवर्सिटी को, कि जब लोग मुख्तलिफ तरह के होंगे, मुख्तलिफ एथनिसिटी से, मुख्तलिफ रिलीजन से, मुख्तलिफ सोशल स्टेटस से बिलोंग करते होंगे, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये आपके ख्याल में ये आइडिया कितना दुरुस्त है? क्योंकि मेरी जाती ख्याल के मुताबिक diversity does not lead to conflict. Suppressing diversity या उसे embrace ना करना वो कॉन्फ्लिक्ट को लीड करता है। और हमारी कुछ नेशनल स्टेट पॉलिसीज भी ऐसी रही हैं कि हम सब एक हैं के नारे में लपेट के ये यकीन दिलाया गया कि हम सब एक जैसे हैं, जबकि ये बिल्कुल गैर जरूरी है। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स, अपनी अपनी लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए भी एक साथ रह सकते हैं। तो प्लीज इस पर कुछ रहनुमाई करें कि क्या डाइवर्सिटी वाकई ही कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैम दोनों बातें हैं जो आपने फरमाई, दोनों हैं। एक तो ये है कि मैंने कहा था कि एक माइक्रो कॉस्मोस होता है, हमारे अदारे जो होते हैं एक एक छोटा सा जो है ना वो एक समाज होता है हमारे यहाँ, जिसकी डाइवर्सिटी की आपने सारी गुफ्तगू फरमाई। मैडम ये बात ठीक है कि जब डाइवर्सिफाइड लोग होते हैं तो डेफिनेटली फ्रिक्शन जरूर होती है, और इस फ्रिक्शन को इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, लीडर या बॉस उसको पॉजिटिव बनाए या नेगेटिव बनाए, ये डिपेंड करता है जो उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है उस वक्त। जैसे मैंने अभी आपको अपनी जाती मिसाल देकर बताया कि 10 लोग मेरे पास काम करते थे एज ए डीएस, तो उनमें से 2 लड़कियां थीं और जेंडर डिफरेंस भी आ गया। एक उसमें जो थे वो हमारे मसीही भाई थे, तो एक रिलीजन का इशू भी आ गया, और उसमें कुछ जो है वो सेक्ट का भी इशू था, सेक्ट अलग अलग थे। लेकिन हमने ये किया कि हमने 2 बास्केट्स बनाई। एक बास्केट हमने, यानी ये बास्केट मैं डिप्लोमेटिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक बनाई कि जिसके अंदर सॉफ्ट बातें होंगी, एक में हार्ड होंगी। तो हार्ड के ऊपर हम गुफ्तगू तब करेंगे जब हम बहुत फ्रेश होंगे, लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे और डिस्कशन के मूड में होंगे। और सॉफ्ट वो जो सिमिलैरिटीज है हम सबकी, तो सिमिलैरिटीज की हम ज्यादा बात करेंगे। तो जब हम सिमिलैरिटीज पे आते हैं तो इंसान होने के नाते हम एक दूसरे से फायदा लेते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन जिसकी आप बात करें वो एक ब्लेसिंग बन जाती है। लेकिन अगर दूसरी सूरत इख्तियार कर जाए और हम इंसानों को बांटना शुरू कर दें, इस तरह से नेगेटिव जो फैलाना शुरू कर दें, तो फिर वही डाइवर्सिफिकेशन जो है या डाइवर्जन जो है या जो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड जो है वो आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो अजाब बन जाता है। एक शेर वैसे ही याद आ गया, उसने कहा था कि बाहर से जब खोलें तो खुलता है फकत दरवाजा, अंदर से जब खोलें तो सारा घर खुल जाता है। असल में अपने अंदर को ओपन करने की बहुत जरूरत है दूसरों के लिए, इंसानों के लिए,
क्योंकि बुनियादी तौर पर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का पूरा टॉपिक है वो इंसान है, कहीं नहीं उसको में कि सिर्फ वो मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए या किसी खास बंदे के लिए, खास जेंडर के लिए। इंसान तो इंसान तो पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत हैं, सारे ही अच्छे हैं। ये मेरी कोई कमजोरी हो सकती है कि मैं किसी इंसान से कोई फायदा ना ले सकूं, नुकसान में चला जाऊं। सो बिल्कुल आपकी बात, दोनों बातें हो सकती हैं, लेना फायदा चाहिए और होना भी फायदा चाहिए, बट छोटी मोटी फ्रिक्शन आ जाती है, उसे भी पॉजिटिवली दरगुजर भी किया जा सकता है, लर्न भी किया जा सकता है। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। कोई एक ऐसी बात यानी जो आपको हमेशा जब भी कोई क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उसमें से निकलने में हेल्प करती है? कोई पॉजिटिव थिंकिंग, कोई पॉजिटिव वर्ड्स जो आपको हौसला देते हैं कि इसमें से ऐसे निकलना है, वो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। रुला दिया मैडम आपने ये सवाल करके। बहुत मुश्किलात आती हैं, मगर एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है, वो जिंदगी की हर मुश्किल के ऊपर हावी हो जाती है। जब मैं पढ़ता हूं कि वो कहता है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है, जब वो देख रहा है तो बस यही होता है कि वो मेरा अल्लाह है, वो मुझे इस तरह नहीं रख सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे। तो जब वो देख रहा है तो फिर वही ठीक करने वाला है। शाकर शुजाबादी ने कहीं लिखा था कि दुआ शाकर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। बस ये सोच के इत्मीनान हो जाता है कि वो देख रहा है और वो इंसाफ करने वाला है। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैं सर। डॉक्टर जवेरिया बात कर रही हूँ। जी मैडम। सर मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। सर मैंने ना बच्चे देखे, वो फॉरेन कंट्री के थे और वो ना प्ले ग्रुप के बच्चे थे और वो लहक लहक के गाना गा रहे थे कि आई एम गार्नर गेटर, आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर। तो वो बार बार मैं उनकी नज़म सुन रही थी कि आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी प्ले ग्रुप से उनको ना ये पोइम्स और ऐसी चीज सिखाई जाती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। और हमारे तो यहाँ सर बुजुर्ग हो जाते हैं, हमें ये टीच ही नहीं किया जाता हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में शुरू से ही हमें ट्रेनिंग बच्चे को ये दे दी जाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, इस पे अप्रिसिएशन मिले, तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप ही ऐसी होगी। अब हमारे बूढ़े बड़े हैं और वो अभी तक शरारती बूढ़े बन के बैठे हुए हैं। जी मैडम बिल्कुल एग्रीड, 100% एग्रीड। मुझे वो याद आता है ईदी साहब का, वो कहते हैं कि मेरी वालदा मुझे 2 आने दिया करती थी, एक आना मेरे लिए और एक दूसरे लोगों के लिए। तो वो उनकी जिंदगी में वो 2 आने का कॉन्सेप्ट इतना किया कि आज दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन की वो चला रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से 100% मैडम एग्री हूँ। ये असातिज़ा और वालिदैन की ड्यूटी है कि वो उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं, प्रॉब्लम क्रिएटर ना बनाएं। जी हसन भाई। जी सर, नेक्स्ट प्रेजेंटर वेट कर रही हैं सर, प्लीज अगर आप वाइंड अप कर दें। थैंक यू वेरी मच जी ऑल ऑफ यू। अगेन आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आज आप मेरे साथ थे। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। अल्लाह हाफिज।